जय हिंद। आज हम NCERT बुक का प्रश्नोत्तर करेंगे। विज्ञान कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक अध्याय 5 चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। प्रश्न संख्या 1, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। उत्तर होगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बहुत सी समानताएं भी होती है और कुछ अंतर भी। तो हम सबसे पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच समानता को जानेंगे। पहला, दोनों में कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा, दोनों में साइटोप्लाज्म और नाभिक न्यूक्लियस होता है। नंबर 3, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण होते हैं। अब हम इसका अंतर जानेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच क्या अंतर है, हम यहाँ पर जानेंगे। तो लेफ्ट साइड में पादप कोशिका और दाएं तरफ है सो जंतु कोशिका लिखेंगे। तो नंबर 1, पादप कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। पादप कोशिका में बड़ा रसधानी वैक्यूल्स होता है, जबकि जंतु कोशिका में छोटे छोटे या न के बराबर रसधानी वैक्यूल्स होते हैं। पादप कोशिका में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जबकि जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। पादप कोशिका की आकृति प्रायः स्थिर व आयताकार होती है, जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित या गोलाकार होती है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न है आप लोगों के सामने कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है। तो यहाँ पर उत्तर है, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच अंतर लिख रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दाएं तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनमें परिभाषित नाभिक यानी न्यूक्लियस नहीं होता, केवल नाभिकीय क्षेत्र होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका इनमें स्पष्ट परिभाषित नाभिक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्लीबद्ध अंगक यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध अंगक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटे 1 से 10 माइक्रोन होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़े 10 से 100 माइक्रोन होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण होगा जीवाणु, बैक्टीरिया, नीला हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है पादप कोशिका, जंतु कोशिका। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर उत्तर है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो निम्नलिखित चीज़ें होंगे। पहला, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करती है। दूसरा, यदि यह फट जाए तो कोशिका के अंदर का साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा। नंबर 3, आवश्यक पदार्थ बाहर चले जाएंगे और हानिकारक पदार्थ अंदर आ जाएंगे। नंबर 4, परिणाम स्वरूप
कोशिका मर जाएगी। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? उत्तर होगा, गोल्जी उपकरण का काम। गोल्जी उपकरण का क्या काम है? तो गोल्जी उपकरण का काम प्रोटीन व लिपिड का संशोधन यानी मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और श्रवण करना है। यदि यह न हो तो यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका में प्रोटीन और लिपिड का उचित वितरण नहीं हो पाएगा। यदि गोल्जी उपकरण न हो तो एंजाइम और हार्मोन नहीं बन पाएंगे। यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका का चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा। यदि गोल्जी उपकरण न हो तो अंततः कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? यानी पावर हाउस। बिजली घर यानी पावर हाउस। तो यहाँ पर उत्तर है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के द्वारा भोजन यानी ग्लूकोज से ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। यदि एटीपी ऊर्जा सभी कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? उत्तर होगा, लिपिड का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यानी स्मूथ ईआर में होता है। प्रोटीन का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ ईआर में होता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में लिपिड का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? उत्तर होगा, अमीबा झूठे पैर यानी सीडोपोडिया बनाकर भोजन कण को घेर लेता है। इससे भोजन कण अंदर जाकर भोजन रसधानी यानी फूड वैक्यूल में बंद हो जाता है। वहाँ एंजाइम भोजन को पचाते हैं और आवश्यक पोषक तत्व कोशिका में मिल जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, परासरण क्या है? उत्तर होगा, परासरण यानी ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल अणु अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार अधिक सांद्रण यानी हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से कम सांद्रण यानी लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। परासरण यह क्रिया बिना ऊर्जा के स्वतः होती है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, परासरण प्रयोग। आलू वाला प्रयोग है। प्रश्न बहुत लंबा है, आप यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर देखिएगा। तो 9वां का पहला प्रश्न है, बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया? उत्तर होगा, क्योंकि चीनी और नमक डालने से आलू के कप के अंदर द्रव का सांद्रण बाहर की तुलना में अधिक हो गया। परिणाम स्वरूप परासरण द्वारा बाहर से जल अंदर चला गया। प्रश्न 9 का 2। ए आलू का प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा, एक कप में कुछ नहीं डाला गया। यह नियंत्रण कंट्रोल का काम करता है ताकि हमें पता चल सके कि वास्तव में जल का आना
चीनी नमक के कारण ही है। प्रश्न 9 का 3, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ? उत्तर होगा ए में कोई विलयन नहीं था, इसलिए जल आने का कारण नहीं बना। डी वाला आलू उबला हुआ था, उबालने से उसकी अर्धपारगम्य झिल्ली नष्ट हो गई, इसलिए परासरण नहीं हो सका। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है आप लोगों के सामने, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताएं। तो उत्तर होगा कायिक वृद्धि एवं मरम्मत के लिए माइटोसिस विभाजन होता है। इसमें एक कोशिका से दो समान कोशिकाएं बनती हैं। यह वृद्धि टूट फूट की मरम्मत और पुरानी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं बनाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 11, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इस विभाजन का महत्व बताएं। उत्तर होगा युग्मकों गैमेट्स के बनने के लिए मियोसिस विभाजन होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इसका हम महत्व जानेंगे। पहला, संतान में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। दूसरा, आनुवंशिक विविधता आती है जिससे नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा, यह प्रजनन की क्रिया के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।